हेलो एवरीवन, चलो आज हम पढ़ते हैं मार्क्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पुनर्जागरण पढ़ चुके हैं, प्रबोधन का पार्ट हमारा चल रहा है। टॉपिक वन हमारा कंप्लीट हो चुका, टॉपिक वन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। दूसरे पार्ट में हमने मार्क्स पढ़ा है। उसके बाद में हम उपनिवेशों में प्रबोधन का प्रसार पढ़ेंगे। तो अभी मार्क्स पे ध्यान देना, एक दो क्वेश्चन आने की संभावना है आपके यूपी PCS 2021 के मेंस में, 2022 में और UPSC 2022 में बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए कंसंट्रेट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, बहुत फास्ट चलेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूर। मार्क्स है उनका थोड़ा सा हम जीवन पर चले लेते हैं। 1818 में इनका जन्म हुआ जर्मनी में। ये एक दार्शनिक थे। बर्लिन विश्वविद्यालय से इन्होंने हिस्ट्री और फिलोसफी का अध्ययन किया। स्टार्टिंग में सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी इन्होंने पढ़ी, और मैकियावेली, रूसो, मोंटेस्क्यू जैसे जो कल्पनावादी विचारक थे, सेंट साइमन फेरियर की रचनाओं का इन्होंने अध्ययन किया। आदमी स्टार्टिंग करता है, कैसे पढ़ता है, वो किसको फॉलो करता है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई। 1843 में मार्क्स चले गए पेरिस। वहाँ पे वो मिले कैबे, जो एक समाजवादी कल्पनावादी दार्शनिक थे, और एक प्रोधा, ये नेम याद रखना, जो एक अराजकतावादी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा इन दोनों का, प्रोधा और कैबे का, मार्क्स पे पड़ा, या फ्रांसीसी दार्शनिकों का भी जो ये थे मेन, इनका मार्क्स पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा था। यहीं पे जो नेताओं की बात करें तो मेजनी और बाकुनिन। अब जो इनके, और पेरिस में इनका एक फ्रेडरिक एंगल्स, ये दोनों दोस्त हो गए, इन्होंने इनकी हेल्प करी बाद में। अभी मैं आपको ये थोड़ा सा समझा दूँ कि कैसे हमें चीज़ें समझनी। अब मार्क्स जर्मनी में पैदा हुए 1818 में। हिस्ट्री की और फिलोसफी की इन्होंने अध्ययन किया। ये 3 सब्जेक्ट भी पढ़े इन्होंने। मैकियावेली, रूसो, सेंट साइमन फेरियर, इनकी रचना इन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ी। फिर ये पेरिस चले गए। तो पेरिस चले गए, ये मिले होंगे फ्रांस वालों से। तो फ्रांस में जो आपके समाजवादी विचारक थे, दार्शनिक थे, कैबे और रोधा, इसका इन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। नेता जो थे बाकुनिन और मेजनी, उनका इम्पैक्ट पड़ा। फ्रेडरिक एंगल्स इनका दोस्त हो गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्यिक जोड़ी मानी गई है। मार्क्स मूलतः सिद्धांतवेता थे, एंगल्स उनका प्रचार करता था। ज़्यादातर समय लंदन में एक निर्वासित के रूप में इन्होंने बताना पड़ा, क्योंकि इनके विचार जो थे क्रांतिकारी थे। जो क्रांतिकारी होते हैं उसको आउट ऑफ द तड़ी पार कहते हैं ना, तड़ी पार रहना पड़ता है। फिर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कामगार संगठन के कार्यों में काम किया। इनकी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, याद रखना, इनको नोट भी कर सकते हैं आप, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। अब हमने इनका जीवन परिचय पढ़ लिया, इसको एक बार रिवाइज कर लेना। अब पढ़ेंगे हम इनका विचारधारा, कैसी विचारधारा थी मार्क्स की। आप बेसिक देखेंगे तो ये समाजवादी विचार थे। सर्वाधिक भूमिका समाज, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कहते थे कि उत्पादन में सर्वाधिक भूमिका श्रम की होती है। जो श्रमिक है वो मेन पार्ट है, लेकिन जो उसका अधिशेष होता है, जो उसका अतिरिक्त होता है, उस पर लोग नियंत्रण कर लेते हैं। मतलब जैसे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपके बिजनेसमैन है, वो उसके अधिशेष पर नियंत्रण कर लिया उन्होंने, वो उन पर कब्जा लिया। तो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता गया। जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति आई तो पूंजी की वैल्यू बढ़ गई। औद्योगिक क्रांति के बाद में श्रम से ज़्यादा वैल्यू पूंजी की होगी। जिसके पास जितना पैसा वो बिजनेस में लगाए और डेवलप कर ले। आज भी तो यही है ना, पैसे पे मैटर करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो मार्क्स कह रहे थे कि श्रम की ज़्यादा अधिकता होनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल क्रांति आई, लोगों के पास पैसा आया, पैसा जिसने लगाया, आज भी कहते हैं ना, बिजनेस आप बढ़ाओ, पैसा होना चाहिए, बड़ा बिजनेस जल्दी ग्रो करता है, छोटे छोटे आपके पैसे डूब जाते हैं। तो पूंजी की प्रधानता को इन्होंने ज़्यादा माना। जिसके पास साधन संपन्न हो गए, प्रौद्योगिकी भी खरीद लेंगे और श्रम को भी खरीद लेंगे, और यहाँ पे निजी स्वामित्व आ रहा था। उसके कारण क्या हुआ, जो हमारा माल का वितरण था, जो चीज़ें मतलब संसाधनों का वितरण था, वो असंगत हो गया। अब उससे प्रॉब्लम क्या आई, एक दोषपूर्ण व्यवस्था का अस्तित्व आया, जिसमें निजी स्वामित्व स्टार्ट हो गया, मतलब प्राइवेटाइजेशन जिसे कहते हैं। मतलब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो गया। प्राइवेटाइजेशन जैसे ही शुरू हुआ तो जो सिंगल मैन था वो सशक्त होने लगा। इंडस्ट्रीज, व्यापारी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, और इन स्ट्रॉन्गों ने एक ग्रुप बना लिया, एक वर्ग हो गया। एक वर्ग होने की वजह से अब सारी की सारी अपने हितों की पूर्ति के लिए जो दंड शक्ति, सिद्धांत और संस्कृति है, इन तीनों की चीज़ों का ये प्रयोग करने लगी। इट मीन्स ये तीनों चीज़ें कहाँ हैं, तीनों चीज़ें गवर्नमेंट का भी एक पार्ट है। एक इनके लिए मार्क्स ने एक वर्ड लिया है, अधिरचना, और कहा है जो राज्य धर्म कला संस्कृति जो राज्य धर्म कला संस्कृति आदि के आधार पर अर्थव्यवस्था के अनुसार व्यवहार करता है। मतलब बेस जो होता है वो अर्थव्यवस्था ही होती है, यानी अधिरचना आधार की दासी होती है। जो उसका बेस होगा ना, जो आपका स्ट्रक्चर है, वो उसकी दासी होगी, मतलब उसी के डिपेंड रहेगी। इसलिए अगर राज्य वर्गीय हितों की पूर्ति का एक उपकरण है, दूसरे शब्दों में पूंजीवाद की कार्य समाप्ति होगी गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट होगी, जो स्टेट हो गया, वो अब पूंजीवाद वाले लोग वहाँ पे अपने वर्क ऑफिस बना लिया उन्होंने, वहाँ पे काम करने लगे। मतलब वो जैसा चाहें उस गवर्नमेंट को इस तरह से मोड़ सकते थे। अब उन्होंने दूसरा वेपन बनाया, या दूसरा औजार बनाया धर्म को। इसलिए मार्क्स ने धर्म को अफीम बताया कि मजदूरों को इससे हमेशा दूर रहना चाहिए, धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अपने काम को देखना चाहिए। और राष्ट्र को भी मार्क्सवाद पूंजीवाद का एक राष्ट्र है। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं,
कि उस चीज़ों में हम वर्ग लाने का काम करते हैं लोगों को। मेन हमारा कंसर्न होना चाहिए अर्थव्यवस्था पे। अगर अर्थव्यवस्था आधार है किसी राज्य का, किसी राष्ट्र का, उसके कहीं इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था अगर उसका मुद्दा है, विकास अगर उसका मुद्दा है, तो मतलब आपका राज्य सही दिशा में जा रहा है। और अगर उनका मेन मुद्दा लीक से हट के आपका, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, किसी कमेंट्स नहीं करने चाहिए किसी उसमें, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है एक नॉर्मली, व्यंग मान लो, आप कुछ भी मान लो, ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल के जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव मतलब उनके मुद्दे ही बदले हुए हैं। एक चुनाव का एक मत के वैल्यू हमें दिखानी है तो हमारे मुद्दे क्या होने चाहिए? हमारे मुद्दा होना चाहिए एजुकेशन, हमारे मुद्दा होना चाहिए वुमेन एम्पावरमेंट, सिक्योरिटी का मुद्दा होना चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट्स का मुद्दा होना चाहिए, फैसिलिटीज़ का मुद्दा होना चाहिए। लेकिन हमारे मुद्दे कहाँ हैं? हमारे मुद्दे हैं धर्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव का, जाति एक बड़ा मुद्दा है चुनाव का, क्षेत्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव का। क्या इन मुद्दों से किसी भी देश का विकास हो सकता है? मैं तो कहूँगा नहीं। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं कि मार्क्स ने धर्म को, राष्ट्र को, इनका पूंजीवाद की कार्य समिति बताया, और ये औजार बताइए, उपकरण बताइए, ये वेपन बताया कि इसी से वो अपने वर्गीय हितों की पूर्ति करते हैं। और फिर क्या आएगा? फिर आएगा सर्वहारा का शोषण। दो वर्ग बताए इन्होंने, बजुर्ग और सर्वहारा। सर्वहारा होता है मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, एक जो वंचित वर्ग है उसकी इन्होंने वो दी है। मजदूर वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए सिर्फ तुम्हारी जंजीरों के अलावा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर एक हो गए तब सफल हो जाओगे। फिर कहते हैं मार्क्स शोषण और दमन की यह प्रक्रिया उत्पादन के निजी स्वामित्व के साथ ही आरंभ, जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन हुआ था ऐसे ऐसे शोषण शुरू हुआ, ऐसे ऐसे दमन शुरू हुआ। औद्योगिक क्रांति के पहले तो मजदूर संगठित नहीं थे, लेकिन जैसे औद्योगिक क्रांति हुई वहाँ संगठन शुरू हुआ। अब उनके शोषण की प्रक्रिया के अलग अलग स्टेट में इन्होंने बताया कि कैसे कैसे शोषण शुरू हुआ। इन्होंने आदिम इतिहास का लेके जो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया है उसमें बताया कि आदिम समाज से लेकर आज के समाज तक शोषण वही जारी है, दमन वही जारी है, बस उसकी चेहरा बदल गया है, उसका फेस चेंज हो गया, लेकिन चीज़ें वही हैं। जैसे कि शोषण की मार्क्स कहता है कि जो आधारभूत परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा, उत्पादनों के साधनों पे जिसका अधिकार है उसी का अधिकार होना चाहिए, और इन चीज़ों में सभी में परिवर्तन आएगा, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन आएगा, तभी ये प्रणाली चेंज होगी। इसी आधार पर उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया उन्होंने, साम्यवाद से लेकर दास आधारित उत्पादन प्रणाली, फिर सामंतवाद आया, फिर पूंजीवाद आया, लास्ट में ये समानता की ओर बढ़ेगा, वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं मार्क्स। अब अगर इनकी संकल्पना की बात करें तो ये हीगल इनके गुरु थे, हीगल से एडोप्टेड बताते हैं कुछ लोग, लेकिन सबसे मेन जो डिफरेंस था वो एक दार्शनिक हुए हैं सेवाइन। उन्होंने बताया कि जो हीगल की धारणा थी वो आध्यात्मिक नेतृत्व की बात करती थी। वो कहती थी कि एक लड़ाई होगी, एक लड़ाई के बाद जर्मनी आपका सब कुछ ऑक्यूपाइड कर लेगा। हीगल कहते थे, मार्क्स कहते थे कि इतिहास की एक चरम सीमा आएगी और वहाँ वर्गविहीन समाज हो जाएगा और सर्वहारा वर्ग सबका नेतृत्व करेगा, मतलब मजदूर वर्ग सबका नेतृत्व करेगा। वहाँ कोई वर्ग नहीं होगा, वहाँ जब वर्ग ही नहीं होगा तो द्वंद्व नहीं होगा, और औद्योगिक पूंजीवाद का स्वाभाविक ये रिजल्ट भी इसने बताया इसको। अब हीगल की प्रेरणा शक्ति कहते हैं जो आध्यात्मिक वाली थी, उसने कहा कि एक राष्ट्रों के बीच जब युद्ध होगा तो युद्ध में चरम सीमा आ जाएगी, लड़ाई होगी और जर्मनी सबको ऑक्यूपाइड कर लेगा। जर्मनी को इन्होंने बताया कि फेस 1 में जर्मनी सुपरस्टार हो जाएगा। मार्क्स कहता है कि जब क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष होगा, लड़ाई होगी, ये सारी चीज़ें होंगी, उसमें बीच में जो संवाद निकलेगा, मैंने इन्होंने बताया वाद होगा, फिर विवाद होगा, फिर एक संवाद निकलेगा। उस संवाद के तहत में जो लक्ष्य होंगे वो एक व्यवस्था बन जाएगी। इसी व्यवस्था को मार्क्स मानते थे, कहते थे कि जहाँ पे मजदूर संगठित हो जाएंगे, वहाँ जहाँ इनका शोषण, मार्क्स ने कहा कि पहली बार मजदूर संगठित हो गए हैं, इनका शोषण हो रहा था और उस शोषण से ही असंतुष्ट थे। इन्हीं के बीच संघ बनने शुरू हुए जिनको बोलने लगे श्रमिक संघ। अब जैसे जैसे संघ बनने लगे कि ये संघ जो थे उन्होंने पूंजीवाद का चेहरा इनको दिखाया। उन्होंने कहा कि जो पूंजीवाद है वो सिर्फ बेनिफिट में बिलीव करता है, और धीरे धीरे जो ये छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे पूंजीपति हैं, जब एक बड़ा वर्ग आएगा, बहुत चुनिंदा लोगों के हाथ में पावर होगी, संसाधनों पर अधिकार चुनिंदा वर्ग के लोगों का होगा, वो छोटे छोटे लोगों को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तो सब ये केवल मजदूर वर्ग का ही नुकसान नहीं है, छोटे छोटे पूंजीपतियों का भी नुकसान है। वहाँ पे आज मैं एग्जांपल नहीं लूँगा, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया की यही स्टेटस आ रहा है, जहाँ ऑनलाइन मार्केटिंग ने, बड़े बड़े व्यापारियों ने, अमेजन, फ्लिपकार्ट ने छोटी छोटी दुकानें बंद करा दी हैं। कुटीर उद्योग पहले बंद हुए, गांधी इसी को दुष्प्न मानते थे कि जो कुटीर उद्योगों का दमन होगा, इनको बंद हो जाएंगे, इससे इस देश का सबसे बड़ा नुकसान होगा। अब इसमें क्या होगा, छोटे छोटे बड़े बड़े पूंजीपति बहुत कम रह जाएंगे, तो वहाँ पर मजदूरों की संख्या बढ़ेगी। मजदूरों की संख्या बढ़ के इन मुट्ठी भर जो पूंजीपति हैं, इनकी रक्षा के लिए वो गवर्नमेंट की हेल्प लेंगे, मतलब जो पूंजीपति होंगे वो गवर्नमेंट को अपना ढाल बनाएंगे, गवर्नमेंट उनकी हेल्प करने के लिए पूंजीपति उसको अट्रैक्ट करेंगे। कभी अब क्या होगा, ये पूंजीपति एक और वेपन भी यूज़ करते हैं जो मैंने पहले बताया, ये धर्म के, नस्ल के, जाति के, राष्ट्र के नाम पे लोगों की चेतनाओं से खेलेंगे, भटकाएंगे, लेकिन सर्वहारा को इन भावनात्मक विचलनों से नहीं डरना है, उसको कंसंट्रेट रहना है और क्रांति करके सत्ता छीननी है और एक व्यवस्था की स्थापना करनी है जहाँ कोई भी वर्ग नहीं होगा।
और इसी के माध्यम से प्राइवेटाइजेशन को हम ख़त्म कर सकते हैं। जैसे ही प्राइवेटाइजेशन खत्म हो जाएगा, कोई वर्ग नहीं होगा, कोई वर्ग संघर्ष ही नहीं होगा। अब वर्ग संघर्ष नहीं होगा, अब वर्ग हितों की रक्षा के लिए, ना किसी स्टेट की। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो ये मार्क्स बात कर रहे हैं कि जब वर्ग नहीं होगा, वर्ग संघर्ष नहीं होगा, तो स्टेट किस काम का, मतलब स्टेट के अस्तित्व को ही इन्होंने नकार दिया। और यहीं पे द्वंद्व, ऐतिहासिक द्वंद्व की समाप्ति की बात करते हैं। लेकिन व्यवहारिक स्तर पे नहीं लगता है कि ऐसा कोई समाज आएगा जहाँ वर्ग नहीं होगा। अगर वर्ग नहीं होगा तो वर्ग कंपटीशन नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये व्यवहारिकता से बहुत दूर लगता है। लेकिन बात इन्होंने जो पूंजीवाद की नेगेटिविटी की करी, वो बिल्कुल 100% है। आज आप वर्तमान में आप देख सकते हैं कि कैसी चीज़ें हो रही। अगर हम टोटल देखें तो बहुत से मेन पॉइंट्स हैं इनकी विचारधारा में। इन्होंने बताया कि उत्पादन में सबसे इंपॉर्टेंट श्रम है, निजी स्वामित्व जो आ रहा है उसके अधिशेष पर प्राइवेटाइजेशन के कारण कुछ वर्ग ने अधिकार कर लिया है जो नियंत्रण असंगत है। वर्ग संघर्ष बताया कि वर्ग संघर्ष हो रहा है। इन्होंने बताया कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, ऐतिहासिक द्वंद्वात्मकता दी। इन्होंने बताया कि पूंजीवाद पितृहंता संतानों की जननी है, जो अपने ही पिता की हत्या कर लेते हैं, इनको बोलते हैं पितृहंता। लेकिन क्रांति आवश्यक है, और आवश्यकता पड़ी तो हम ब्लड भी बहाएंगे, रक्त रंजित क्रांति भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्रांस थोड़ा सा एग्रेशन भूमिका में लगता है दूसरे विचारकों, दूसरे दार्शनिकों की तुलना में। अब थोड़ी सी इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बात करें। एक औद्योगिक क्रांति हुई है और इसकी वजह से मध्य वर्ग सशक्त हुआ, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी, और मजदूरों का संगठन हुआ। फ्रांस की क्रांति हुई जिसमें मध्य वर्ग के द्वारा, और क्रांतियों का लाभ किसको मिला, मध्य वर्ग ने उठाया, और मध्य वर्ग ने उठा के बाद में मजदूरों को छोड़ दिया। रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट श्रमिकों को, मजदूरों को किसी न किसी सहारे की तो जरूरत थी। देन इंग्लैंड के संसदीय सुधार हुए जिसमें मध्य वर्ग का श्रमिकों को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर सुधार, सेम वही चीज़ हुई ना जो फ्रांस की क्रांति में हुई। यहाँ भी मध्य वर्ग ने अब श्रमिकों का लाभ उठाया और उनको फिर वंचित कर दिया। मार्क्स के पूर्व समाजवादियों का लगातार विफल होना, जो मार्क्स के पहले जो जितने भी समाजवादी थे वो कोई इम्पैक्ट नहीं डाल पाए और थोड़ा फेलियर की कैटेगरी में आते रहे। अब मार्क्स की संकल्पना की अगर हम वैचारिक पृष्ठभूमि देखें कि ये विचार आए कहाँ से, तो सबसे पहले हमें हीगल पढ़ना पड़ेगा, हीगल का द्वंद्ववाद पढ़ना पड़ेगा। इसमें हीगल के द्वंद्ववाद में कहा गया, थोड़ा सा आध्यात्मिकता की बात करते हैं, कि दैविक न्याय की एक अभिव्यक्ति है जो निरंतर कहता है विरोध और संघर्ष। संपूर्ण अगर मानव इतिहास में हम बात करें तो एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है, और इसका अंतिम पड़ाव जो रहा है वो ऐसी विश्व भावना है जिसमें विरोध खत्म हो जाएगा। हीगल भी वही बात कर रहे हैं कि जो संघर्ष है, विरोध है, वो खत्म हो जाएगा। मतलब एक ऐसा विश्व बनेगा टाइम के हिसाब से संघर्ष के बाद में कि जहाँ पे संघर्ष और विरोध समाप्त होगा। वह बात करता है कि ये जो संघर्ष है ये अपूर्णता से पूर्णता की ओर जाएगा, एक सभ्य समाज की निर्माण करेगा और सारी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। हीगल कहता है कि मानव सभ्यता की जो प्रेरक अवस्था है और प्रत्येक संस्कृति इसी विश्व आत्मा की एक अपूर्ण और एक अपर्याप्त अभिव्यक्ति है। ये चीज़ें चेंज होंगी, ये चीज़ें पूर्णता की ओर बढ़ेंगी। मार्क्स परिवर्तन की सतत प्रक्रिया के लिए मनुष्य की चेतना के स्थान पर बात करता है भौतिक पदार्थों में। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ कि हीगल क्या कहते थे। हीगल कहते थे कि पहले मनुष्य का विचार आया या भौतिक चीज़ें आई। जैसे हम एक एग्जांपल दें, एक क्रिकेट का मैदान पड़ा है, मतलब क्रिकेट का मैदान एक खाली भूमि पड़ी है और उस पर क्रिकेट का मैदान का हमारा विचार आया कि ये ज़मीन ऐसे पड़ी है, जगह ऐसी है, हम इसको क्रिकेट के फील्ड को बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैच हो सकते हैं। तो हीगल कहता है कि पहले हमारे दिमाग में विचार आया कि हमें क्रिकेट का मैदान देखना चाहिए, फिर हमने उसके लायक ज़मीन देखी, जगह देखी, और तब हमने क्रिकेट का मैदान बनाया। मार्क्स यहीं पर उल्टा कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि पहले भौतिकवाद देखा, मतलब हमें पहले वो जगह दिखी, तब उस जगह को यूटिलाइजेशन करने के लिए हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि यहाँ पे हम क्रिकेट का मैदान बना सकते हैं, वो तब क्रिकेट का मैदान। तो विकास की एक निरंतरता को जो प्राप्ति है, तो मुर्गी और अंडे वाली बात होगी। एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया, तो दोनों ने अपने अपने विचारों से इसको स्पष्ट भी किया, तो दोनों में बेस यही था। मार्क्स ने कहा कि हम सर के बल खड़े हीगल के दर्शन को पैरों पर खड़ा कर दिया, कि मार्क्स जो हीगल कह रहा था उसका उल्टा, मतलब उसी चीज़ को घुमा के कही है। अब आरंभिक समाजवादी विचारक की बात करें तो जैसे साइमन फेरियर, इनकी किताबें पढ़ी, कैबे, प्रोंदा, इनको हम अगर बात करें तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे सेंट साइमन की बात करते हैं तो साइमन कहता था कि समाज में कोई भी वास्तविक परिवर्तन तब तक नहीं आएगा जब तक उत्पादन के साधनों पर लोगों का बिना किसी योग्यता के जन्मजात नियंत्रण, मतलब जब तक वंशगत चलता रहेगा कि इसका बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा, योग्यता को पीछे रखा जाएगा, तब तक कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। और उसके लिए इसने सुझाव भी दिया कि जो उद्योगपति हैं अपने उद्योगों को ट्रस्टशिप, जो गांधी का भी विचार था कि ट्रस्टशिप टाइप में करना चाहिए, टाटा ट्रस्ट चलता है, ये सारे एक ट्रस्टीशिप का इन्होंने विचार दिया, जहाँ पे उद्योगपति अपना क्या करता है, जितना भी प्रॉपर्टी है सब कुछ एक ट्रस्ट को डोनेट कर देता है, वहाँ पे कुछ लोग मिलकर उस ट्रस्ट को चलाते हैं जो लोगों के लिए हेल्प करते हैं। तो संपत्ति का जो उपयोग होगा वहाँ पे पब्लिक यूज़ होगा। अब पब्लिक यूज़ होगा तो उत्पादन में जो जितना योगदान देगा उसको उतना ही प्रतिदान, उतना ही बेनिफिट मिलना चाहिए। अब मार्क्स का जो मेन टारगेट था वो कहता था कि साइमन जो ये कह रहा है कि ये ऐसा होना चाहिए, इसमें
जो साइमन ने बोला कि पूंजीपतियों को शिक्षा और संस्कृति दी जाए तो उनके अंदर आध्यात्मिक नेतृत्व की भावना का विकास होगा, और इसने निजी स्वामित्व को समाप्त कर समाज अपने प्राइवेट से आप पब्लिक कर दो। ठीक है, ऐसा विकल्प दिया इसने। दूसरा, अगर फोरियर की बात करें तो उसने कहा कि मेन जो प्रॉब्लम्स है, मुख्य चिंता जो है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही सही नहीं हुआ। हमने असमान वितरण किया, ठीक है, और यहीं पे हम एक वंचित वर्ग के साथ अन्याय कर रहे हैं। और जब हम वितरण ही असमान नहीं हुआ तो कंपटीशन ला देंगे हम। अब कंपटीशन में ही हमारा सारा का सारा जो एनर्जी है, सब कुछ है, वो सारी की सारी कंपटीशन में लग गई। उससे क्या हुआ, जो ज़्यादातर मनुष्य हैं वो ऐसे कार्य करने लगे या ऐसे वस्तुओं का प्रोडक्शन करने लगे जिसका कोई फ़ायदा नहीं है या जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात की फोरियर ने। फोरियर कहता है कि अगर मैं काम करता हूँ किसी फील्ड में जहाँ मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो क्या मैं अपना 100% दे पाऊँगा? बस मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं कंपटीशन में हूँ, मुझे पैसा कमाना है, मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे एक अच्छा समाज चाहिए। लेकिन मेरी रुचि तो पेंटिंग करने में, लेकिन मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना फील्ड चुनना चाहिए। वो क्यों हुआ है? वो असमान वितरण की वजह से हुआ है। अब इसमें इन्होंने कहा कि उत्पादन में अगर कुशलता, मितव्ययता, उत्पादकों के जीवन में कार्य संतुष्टि करनी है, मतलब ये सारी चीज़ें लानी है, तो हमें थोड़ा सा एक ग्रुपिंग सिस्टम पे काम करना पड़ेगा। और जो मार्क्स ने उत्पादन प्रणाली की बात की, वहाँ एक ग्रुप काम करेगा, ग्रुप उस पर प्रोडक्शन करेगा, वो उसका प्रभाव यहाँ से पड़ा फोरियर से। चार्ल्स हॉल ने कहा कि राज्य एक वर्ग संगठन है और किसी भी राज्य में ये तीनों चीज़ें जो हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी शक्तियाँ धनी हाथों के लोगों में केंद्रित होती हैं। इसको ऐसा नहीं होना चाहिए। कैबे ने कहा कि क्रांति के माध्यम से सत्ता का हस्तांतरण करना चाहिए, और ओवन हॉक्सिन कहते हैं कि अधिशेष पर पूंजीवादी लोगों के नियंत्रण पर बल है, तो इसको नहीं होना चाहिए। मार्क्स ने अपने पूरे दर्शन में इसको स्पष्ट किया है। अब रिजल्ट क्या किया कि मार्क्स एक तरफ तो सभी विचारकों से प्रभावित था, वहीं ये कल्पनालोकी भी थे, मतलब ये इमेजिनेशन करके ही चीज़ों को मार्क्स एक तरफ तो इन सभी विचारकों से प्रभावित था और इनको कल्पनालोकी भी कहता था। इनको मार्क्स ने कहा कि इनको मेन जड़ का पता ही नहीं है कि मेन प्रॉब्लम्स है कहाँ और इसका समाधान कैसे, सोल्यूशन भी तो चाहिए अगर जड़ भी पता चल गई तो। इसके लिए मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का बताया, उसमें बताया कि भौतिकवादी विश्लेषणों से इसकी डेफिनेशन को बताया जा सकता है कि ये जड़ है कहाँ, ये प्रॉब्लम्स हैं कहाँ एक्चुअल में, पूंजीवादी लोग कर क्या रहे हैं, और इसीलिए इसने अपने सिद्धांत को दिया वैज्ञानिक समाजवाद। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मार्क्सवाद की सफलता, क्यों मार्क्स सफल हुआ अपने दूसरे समाजवादी जो दार्शनिक थे उनकी अपेक्षा में, मार्क्स को क्यों ज़्यादा प्रोग्रेस मिली, इसकी एक हिस्ट्री है, हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, ठीक है, और बेल वाला बटन दबा दीजिए। आप कमेंट्स बॉक्स में अगर आपकी क्वारी हैं, कुछ भी हैं, तो आप पूछ सकते हैं। ये क्लासेस, ये आपकी कक्षाएँ आपको निरंतर मिलती रहेंगी। इसी के साथ धन्यवाद।